नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो अपन प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन वो बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है, कैसे अब्जॉर्ब होती है और उसके बाद में कैसे वो मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट जाएं सिंपल मॉलिक्यूल में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है प्रोटीन का वो सिंपल मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड में वो टूट जाए, वो होता है डाइजेशन। उसके बाद में अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल खाया गया है या फिर प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड में टूटा है वो अमाइनो एसिड आपकी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो सेल्स के द्वारा वो सेल्स में पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म। जो अब्जॉर्ब्ड कंटेंट है वो अब्जॉर्ब्ड कंटेंट कैसे बॉडी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, मीन से वो उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या फिर उसको कोई अदर फंक्शंस को परफॉर्म करवाना है, तो वो अदर फंक्शंस वो कैसे बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मीन्स होता है ब्रोकन डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड में टूटना ही प्रोटीन का क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके तीन ग्रुप होते हैं उसमें, एक तो होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक होता है साइड चेन। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसमें होता है COOH। उसके बाद में जो साइड चेन होती है उसमें होता है RCH, जबकि जो अमाइनो ग्रुप होता है उसमें होता है अमाइनो ग्रुप NH2। तो अमाइनो ग्रुप, साइड चेन और कार्बोक्सिल ग्रुप है, इन तीनों से मिलकर के क्या बना होता है? अमाइनो एसिड मिलकर बना होता है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर अमाइनो एसिड बनता है जो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद में जो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब टूटता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड फिर टूटता है और टूट करके बनाता है ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड अगेन ब्रेकन डाउन होता है और वो बनाता है ट्राइपेप्टाइड, और ट्राइपेप्टाइड अगेन ब्रोकन डाउन इनटू डाइपेप्टाइड। और ये जो डाइपेप्टाइड होता है वो सिंपल फॉर्म होती है प्रोटीन की। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो प्रोटीन है, वो टूट करके डाइजेशन के द्वारा क्या बनाता है? सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जिस क्या होता है वो डाइपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद में एंटेरोपेप्टाइडेज। तो ये दो एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है एंटेरोपेप्टाइडेज, उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो पेप्टाइड चेन की सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड की मींस बीचों बीच जो बॉन्ड होते हैं, जैसे ये बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड है, तो इन बीच वाले बॉन्ड पे जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोपेप्टाइडेज। और ये जो टर्मिनल लास्ट वाले जो बॉन्ड होते हैं इन पे जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सोपेप्टाइडेज। तो एंटेरोपेप्टाइडेज वो एंजाइम होते हैं जो पेप्टाइड चेन की सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर काम करते हैं, जबकि एक्सोपेप्टाइडेज वो होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड की टर्मिनल भाग के ऊपर वो काम करते हैं। अब जो प्रोटीन के डाइजेशन में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं? तो फर्स्ट वन तो आता है स्टोमक, सेकंड वन इंटेस्टाइन और उसके बाद में थर्ड वन पेनक्रियाज। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन खाना खाते हैं तो वो माउथ से खाना खाते हैं, उसके बाद में वो जाता है स्टोमक में, और स्टोमक में जाने के बाद में वो जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो अगर सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ के बाद में स्टोमक में और स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन, लेकिन प्रोटीन का जो मेजरली डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोमक से होता है, ना कि माउथ से। ठीक है, और उसके बाद में जो बचा हुआ होता है वो कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में, लेकिन मेजर होता है वो कहाँ पे होता है? स्टोमक में। तो इस जो भी प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन में मेजरली तीन ऑर्गन होते हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टोमक होता है उस स्टोमक का क्या रोल होता है। ठीक है, जो स्टोमक के जो रोल होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में वो क्या रोल होता है? तो सबसे पहले प्रोटीन जो जाता है जब स्टोमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस प्रोटीन के डीनेचुरेशन को स्टार्ट कर देता है, मीन्स प्रोटीन को तोड़ना यहीं पे स्टार्ट कर देता है। उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, फंक्शनल जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देगा। उसके बाद में जो पेप्सिनोजन होता है, और ये जो पेप्सिनोजन होता है वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव
फॉर्म में, और ये पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, और ये जो पेप्सिन होता है वो होता है एक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये पेप्सिनोजन इस पेप्सिन किस कन्वर्ट हो जाता है, HCl की प्रेजेंस में, और ये जो पेप्सिन होता है वो एंटोपेप्टाइडेज एक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है उसका होता है, और ये जो पेप्सिन होता है वो इस प्रोटीन के डाइजेशन को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे होते हैं इन्फेंट, उन इन्फेंट्स में रेनिन का सिक्रेशन होता है, और ये रेनिन क्या करती है, मिल्क में प्रेजेंट जो केसिन प्रोटीन होती है, इस मिल्क में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये कैल्शियम पेराकेसिनेट होता है वो सॉलिड और इनसोल्यूबल नेचर की होती है। ठीक है, तो जो रेनिन होता है वो इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, और ये रेनिन कि मिल्क में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये कैल्शियम पेराकेसिनेट होती है वो सॉलिड और इनसोल्यूबल नेचर की होती है। ठीक है, तो स्टोमक में HCl सिक्रेट होता है जो डिनेचुरेशन स्टार्ट करता है, पेप्सिनोजन होता है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। उसके बाद में बच्चों में रेनिन सिक्रेट होता है, और वो रेनिन केसिन में जो मिल्क में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन होती है उसके ऊपर काम करके कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ये है स्टोमक का काम। उसके बाद में आता है जो इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जैसे स्टोमक से जो खाना है वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसको रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले एस सेल होती है इंटेस्टाइन में, और वो एस सेल क्या करती है, सिक्रेटिन को रिलीज करवाती है, और सिक्रेटिन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करवा के पेनक्रियाज में कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के पेनक्रियाज में जो स्टोर्ड बाइकार्बोनेट फ्लूइड है उसको रिलीज करवाते हैं। उसके बाद में सीसीके सेल्स होते हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन जो एंजाइम होती है वो रिलीज करवाते हैं, और ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करवा करके पेनक्रियाज से जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करवाती हैं, वो रिलीज करवाती हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, और प्रोकार्बोक्सी इलास्टेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं उसको सीसीके रिलीज करवाता है। उसके बाद में एंटेरोपेप्टाइडेज या फिर एंटेरो जो काइनेज एंजाइम होता है वो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल सेल होती है उससे रिलीज होता है। एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल से रिलीज होता है, और ये क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन होता है पेनक्रियास से इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो एंटेरोपेप्टाइडेज एंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाज से रिलीज होता है उस पेनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन को जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में देखते हैं पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज होता है वो कैसे काम करता है, तो पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है कि उसमें सबसे पहले रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन, और ये ट्रिप्सिनोजन होता है वो होता है इन एक्टिव फॉर्म में, ये ट्रिप्सिनोजन एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये काइमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन में, और उसके बाद में प्रोइलास्टेज पेनक्रियास से रिलीज होता है, और ये प्रोइलास्टेज ट्रिप्सिन की उपस्थिति में इलास्टेज में कन्वर्ट होता है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। तो पेनक्रियास से मेजरली 4 एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, सॉरी ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, और उसके बाद में प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये चारों की चारों एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियास से इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और इंटेस्टाइन में आकर के क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं कि कैसे काम करता है, तो सबसे पहले जैसे ही अपन ने प्रोटीन खाई है वो प्रोटीन है वो कहाँ जाएगी, स्टोमक में। स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये जो पेप्सिन है वो फेनेलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और ल्यूसिन, इन जो अमीनो एसिड होते हैं इसके ऊपर क्या काम करती है, ये काम करती है, और इसके कौन से जो एन टर्मिनल होता है, ठीक है, अमाइनो टर्मिनल होता है वहां पे। उसके बाद में ये जो प्रोटीन है स्टोमक में जाने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलिगोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स या ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट होगी, और ये यहाँ जाकर के किस किस में जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में आएगी, और इंटेस्टाइन में आने के बाद में कौन कौन से एंजाइम है, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, उसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, इलास्टेज है, और कार्बोक्सी
पेप्टाइड या काइमोट्रिप्सिनोजन है। ये ट्रिप्सिन है वो काम करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल आर्जिनिन के ऊपर और लाइसिन के ऊपर, जबकि काइमोट्रिप्सिन है वो काम करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल फेनेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टीन, एस्पार्टेट, मेथ्योनिन और ल्यूसिन के। उसके बाद में जो इलास्टेज है वो काम करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्लाइसिन, सेरिन और एलेनिन के। उसके बाद में जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो काम करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल के ऊपर। अब ये जो ओलिगोपेप्टाइड है वो टूट जाता है डाइपेप्टाइड में और एमाइनो एसिड में। उसके बाद में ये डाइपेप्टाइडेज या अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड होते हैं वो फिर बॉडी में क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब। तो प्रोटीन है वो सबसे पहले आई स्टोमक में आने के बाद में इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये क्या होगी, डाइपेप्टाइड या अमाइनो एसिड में टूट गई और उसके बाद में अमाइनो एसिड में। उसके बाद में देखते हैं कि इसकी थ्योरी को। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है और ये गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन की डीनेचुरेशन में और पेप्सिन को एक्टिवेट करने में। एंजाइम पेप्सिन होता है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन से एक्टिव फॉर्म में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, और उसके बाद में प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में स्टोमक से निकल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना आता है या फिर जो फूड पार्टिकल्स आता है वो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स वहां से रिलीज होते हैं और पेनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये जो फूड पार्टिकल है वो मिक्स होगा पेनक्रिएटिक जूस के साथ में। और जैसे कौन कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन इसके साथ में, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ में। और यहाँ पे फिर इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम से रिलीज हुए वो ड्यूडेनम में आएंगे और वहां पे आने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में। और ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं पेनक्रियाज से, क्योंकि जो पेनक्रियाज होती है वो खुद ही उसकी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट ना हो जाए, तो इसको रोकने के लिए पेनक्रियाज से इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम रिलीज होते हैं। These enzymes further break down peptides into small oligopeptides and amino acid। और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं वो आगे और किसको कन्वर्ट कर देते हैं, ओलिगोपेप्टाइड में या फिर अमाइनो एसिड्स में। उसके बाद में ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में आते हैं एक तो एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज, जो क्या करता है म्यूकोजल सेल होती है इंटेस्टाइन की वहां से रिलीज होता है और ये क्या करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इनएक्टिव जो फॉर्म होती है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये जो फिर ट्रिप्सिन है वो क्या करता है इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में पेप्टाइडेज आता है। तो पेप्टाइडेज के एग्जांपल जैसे अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइड और एंटेरोपेप्टाइडेज, ये क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई होती है उनके सरफेस के ऊपर उपस्थित होती है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स जो पेप्टाइड्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करवा के अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करवाते हैं। जबकि डाइपेप्टाइड जो होते हैं वो डाइपेप्टाइड कहां से सीक्रेट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है उसके द्वारा डाइपेप्टाइडेज रिलीज होते हैं। जबकि अमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं वो पेनक्रियाज की एसिनार सेल्स से और स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर की विलाई से रिलीज होते हैं। तो डाइपेप्टाइडेज रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई से, जबकि अमाइनो पेप्टाइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के साथ साथ में एसिनार सेल्स से भी वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये था इसका डाइजेशन। अब जो डाइजेस्ट कंटेंट है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कैसे होगा, तो इसको अब्जॉर्ब करने के लिए जनरली फर्स्ट वन आता है सोडियम डिपेंडेंट, उसके बाद में सोडियम इंडिपेंडेंट और लास्ट वन आता है थर्ड वन मिस्टेर साइकिल। तो अब्जॉर्ब होता है वो बॉडी में 3 प्रकार से होता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इसको सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन है वो सोडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि जो सोडियम होता है वो सोडियम इसमें कैरियर का काम करता है और सोडियम होता है वो अमीनो एसिड के साथ में ले जाके और सेल्स के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, अमीनो एसिड को जो पकड़ता है और सेल्स के अंदर ले जाता है। अब यहाँ से जैसे सोडियम इसके अंदर जाता है अमीनो एसिड में, तो फिर यहाँ से बाहर से आता है पोटेशियम, और वो पोटेशियम जैसे अंदर आएगा तो सेल्स के बाहर चला जाएगा सोडियम।
ठीक है। और इस दौरान इसका जो एटीपी होता है उसका इनडायरेक्टली यूज होता है, डायरेक्टली एटीपी का यहाँ पे कंजप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर में सोडियम एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है जो इसको सेल्स के अंदर लेके जाता है, और यहाँ से जब सोडियम है वो बाहर जाएगा और पोटेशियम सेल के अंदर आ जाएगा। तो जो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें सोडियम ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, और इसमें सोडियम वो अब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर अमीनो एसिड के साथ में, और इसमें एनर्जी का इनडायरेक्टली यूटिलाइजेशन होता है, डायरेक्टली एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसलिए जो जो सोडियम है वो सेल्स के बाहर जाएगा, जबकि पोटेशियम सेल के अंदर आएगा, जिसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज की हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट वन सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। उसके बाद में सेकंड वन आता है सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, जिसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो सोडियम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जनरली 5 टाइप्स का होता है। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं जैसे फेनिलैनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, लूसिन और आइसोल्यूसिन के लिए। और जबकि सेकंड वन आता है एसिडिक अमीनो एसिड के लिए ट्रांसपोर्टर। तो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड के लिए ट्रांसपोर्टर यानी बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो इसके लिए होता है आर्जिनिन और लाइसिन। उसके बाद में इम्यूनो एसिड के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं जिसका एग्जांपल होता है प्रोलीन और ग्लाइसिन। और उसके बाद में बीटा एलेनिन होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए होता है एसिडिक अमीनो एसिड के लिए, बेसिक अमीनो एसिड के लिए इम्यूनो एसिड और बीटा एलेनिन के लिए सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। उसके बाद में आता है मिस्टेर साइकिल। और मिस्टेर जो साइकिल होता है उस मिस्टेर साइकिल को अपन गामा ग्लूटामिक साइकिल भी बोलते हैं। मिस्टेर साइकिल इज आल्सो नोन एज गामा ग्लूटामिक साइकिल बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लूटाथियोन। इसको गामा ग्लूटामिक साइकिल बोलते हैं इस क्योंकि इसमें ग्लूटाथियोन होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूटामेट का एंड सिस्टीन का। तो ग्लूटामेट एंड जो सिस्टीन होती है इसके ट्रांसपोर्टर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मिस्टेर साइकिल। इसको कॉस्टली भी यानी महंगा जो साइकिल होता है वो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 3 एटीपी की जरूरत होती है, इसीलिए मिस्टेर साइकिल को कॉस्टली साइकिल बोलते हैं, महंगा साइकिल बोलते हैं मिस्टेर साइकिल को। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिंगल अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टली साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है अमीनो एसिड पुल। और जो अमीनो एसिड पुल होता है वो अमीनो एसिड पुल होता है उसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो पूरी बॉडी में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड पूरी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेस अमीनो एसिड होते हैं तब तो यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, और अगर जरूरत होती है तो अमीनो एसिड यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। जैसे एज ए स्विमिंग पूल जहाँ पे वाटर का क्या होता है? एक्सेसिव कलेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे अमीनो एसिड का एक जगह पे स्टोरेज होता है। तो अमीनो एसिड पुल होता है उसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ फ्री अमीनो एसिड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कोल्ड अमीनो एसिड पुल। कि पूरी बॉडी में जो फ्री अमीनो एसिड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड पुल बोलते हैं। तो सभी टिश्यूज को अगर जरूरत होती है तो जो फ्री अमीनो एसिड होते हैं उनको उस पुल से निकाल लेते हैं, और अगर ज्यादा होते हैं तो उन अमीनो एसिड को उसके अंदर क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं, मीन्स उसको वापस वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो इसके द्वारा कि जो प्रोटीन होते हैं उसके ब्रेकडाउन को और नई प्रोटीन के फॉर्मेशन के बीच में जो बैलेंस का काम करता है वो कौन करता है? अमीनो एसिड पुल करता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म की आपने देख लिया कि सबसे पहले डाइजेस्ट टूटता कैसे, उसके बाद में वो अब्जॉर्ब कैसे होता है कि सोडियम डिपेंडेंट, सोडियम इंडिपेंडेंट और मिस्टेर साइकिल के द्वारा। अब अब्जॉर्ब होने के बाद में वो मेटाबोलाइज होता है अपनी बॉडी में, तो कैसे होता है? तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जनरली उसमें दो मैकेनिज्म होती है। एक तो दो मैकेनिज्म के ऊपर प्रोटीन का मैकेनिज्म काम करता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस केट का काम, बिल्ली का काम होता है तोड़ना। ठीक है, तो जो कैटाबॉलिज्म होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज का। तो जो बायोडिग्रेडिव फेज होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बायोलॉजिकल तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म के दौरान, जिसमें कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका
टूटता है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं और टूट करके एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो ऊर्जा होती है उसको रिलीज करवाते हैं। एनाबॉलिज्म होती है उसमें बिल्डअप होता है, ठीक है, बनती है कोई भी चीज बनना, ठीक है। तो जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बिल्डिंग अप और बायोसिंथेसिस फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो जब बनेगी कोई चीज तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज बनती है, नई चीज जैसे मकान बनता है, तो उस दौरान भी जो मजदूर लगता है आपको, ठीक है, पैसा लगता है, वो सभी चीजों का क्या होता है, कंजप्शन होता है। तो वैसे ही प्रोटीन के जो छोटे छोटे भाग है वो जुड़ते हैं तो एक जो बड़ा भाग बनता है उससे, तो उसके दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ से मिलती है, कि जो एनर्जी कंजप्शन होती है, सॉरी, मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी कंजप्शन होती है, और वो मिलती कहाँ से, जो कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो। तो अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले जिम्मेदार होती है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। मीन्स जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन से यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो जो प्रोटीन होता है मीन्स जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड लीवर में जाते हैं, और इस अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप होता है वो निकलता है, और निकलने के बाद में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अमोनिया होता है वो एक कीटो एसिड होता है, और ये कीटो एसिड होता है, फिर क्या होता है कि ये जो अमोनिया होता है, जो कीटो एसिड होता है, ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद में यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाती है। सेकेंड वन आता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा कीटो एसिड में, और ये जो कीटो एसिड होते हैं वो नए अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नए अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होते हैं कि जो न्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं उन न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, कीटो एसिड से, ठीक है। और ये कीटो एसिड क्या करते हैं, न्यू अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करके जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं वो काम में लिए जाते हैं किसके लिए, नई प्रोटीन होती है उसको बनाने के लिए। तो अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो नई प्रोटीन होती है उनको बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड का यूज किया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है कि डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या क्या कौन सी टाइप की प्रोटीन बनानी है उसके आधार पे नई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये नई प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल्स के राइबोसोम्स में। सेल्स का जो राइबोसोम भाग होता है वहां पे न्यू प्रोटीन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म जिम्मेदार होते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और सेकेंड होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन होता है कि अगर डीएनए से आरएनए, और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होना, और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना। नेक्स्ट वन आता है केटाबोलिज्म। तो केटाबोलिज्म के लिए क्या होता है कि जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं उन एक्सेस अमाइनो एसिड का यूज कर लिया जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। मींस अगर बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं उन एक्सेस अमाइनो एसिड का यूज करके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो कीटो एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ डीएमिनेशन से वो मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करेगा, और मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करके एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे क्रेब साइकिल हो गया और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इन पाथवे में जो कीटो एसिड या अमाइनो एसिड होते हैं वो एंटर करते हैं, और एंटर करके बॉडी के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो जरूरी होते हैं अपनी बॉडी में ग्रोथ के मेंटेन के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए। जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो किस लिए जिम्मेदार होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है अपनी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है उसके लिए, इसके अलावा रिपेयर करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं उनको, और उसके अलावा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं एटीपी के प्रोडक्शन को और वेस्ट प्रोडक्शन की मेंटेन करना, ठीक है। और जो एक्सेस प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।